एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एडीएस यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एक एक टॉपिक, सारे ही टॉपिक्स हम डिटेल में समझेंगे एक ही वीडियो में। वन शॉट वीडियो रहेगा, सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे, अच्छे समझ में आ जाएंगे और सिंपल वे में हम समझेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में हमें समझनी है वो है कि ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। आप लोगों ने 11th में डिमांड पढ़ा है, आप लोगों ने 11th में सप्लाई पढ़ा है, बट अब एक वर्ड इसमें ऐड हो गया है, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट है क्या? देखो, हमें पता है, थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं। देखो, हमें पता है कि एक इकॉनमी में हमारे पास चार सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक इकॉनमी में चार सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स हमारे पास चार होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड, ठीक है, दूसरी होती है हमारी फर्म्स, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट, और फोर्थ पे होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो ये चारों ही सेक्टर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड करने के लिए रेडी हैं, कितना बाय करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, ये चारों सेक्टर्स मिलके कितने गुड्स और सर्विसेज बाय करने के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके टोटल को ही हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि अगर हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, हाउस होल्ड जितना भी खर्चा करेंगे उसे हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेशनल इनकम में ही पड़ा है। तो हाउस होल्ड जितना खर्चा करेंगे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज उसे हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। ओके, फर्म्स जितना भी खर्चा करेंगी उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब जो फर्म्स हैं वो हो सकता है कि कैपिटल गुड पे खर्चा करें, जैसे कि मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स। ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल पे भी खर्चा कर सकते हैं, चेंज इन स्टॉक जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। राइट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट भी डिफेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है देश में, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से। ओके, और अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो हम इसमें बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, डिनोट करते हैं हम इसे एक्स माइनस एम से। राइट, सो नेट एक्सपोर्ट्स हो गए। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब कि हम बाहर देश में कितने डोमेस्टिक गुड्स सेल कर रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब हम बाहर की कंट्री से फॉरेन गुड्स कितने अपनी कंट्री में बाय कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट्स। राइट, तो चारों ही सेक्टर के जो खर्चे हैं, इनको अगर आप सम कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। सिंपल चीज है कि आप जितना खर्चा करोगे किसी भी गुड पे, उतनी ही आप डिमांड कर रहे होंगे। राइट, कि सपोज मैंने कोई चॉकलेट परचेज करी, मैंने 10 रुपए का खर्चा किया। ठीक है, तो मैं 10 का खर्चा कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर है, और उतने की ही मैं डिमांड कर रही हूँ। तो मतलब जितना खर्चा होगा उतनी ही डिमांड हो रही है। इसलिए हम लोग चारों सेक्टर के अगर एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड निकल के आता है। ठीक है जी, सो हमारे पास देखो कैसे चीजें हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपके पास लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल क्यों लिखा है? क्योंकि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं। ठीक है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। प्लानिंग मतलब एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एडीसी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है, कि जितना खर्चा होगा उतने की ही डिमांड अराइज होगी। ओके, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसमें एक साल की बात कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है आपके पास कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फर्क है। एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड, तो इसमें लिखा है एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी।
वेयर एज मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट। मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड में हम कंसीडर करते हैं सभी गुड्स को, सभी सर्विसेज को। एक इकॉनमी में जितने भी गुड्स, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सबकी टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। लेकिन मार्केट डिमांड में हम बात करते हैं एक कमोडिटी की। मार्केट डिमांड में हम बात करेंगे एक गुड की, कि एक गुड की, एक कमोडिटी की पूरी मार्केट में कितनी डिमांड है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में सारे गुड्स को कंसीडर किया जाता है। मार्केट डिमांड में सिर्फ एक गुड की टोटल डिमांड चेक की जाती है। क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताया। सबसे पहला प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि जनरली कंजम्पशन consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income। लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम के बीच में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी इनकम में से टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो आपके पास इनकम बची है, जिसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, किसी भी तरह से उससे खर्चा कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो जनरली कंजम्पशन भी बढ़ता है, और अगर इनकम कम है तो कंजम्पशन कम होता है, इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड्स फॉर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। राइट, ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि फर्म्स करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड। ठीक है, इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड चेंज इन इन्वेंट्री। राइट, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि फर्म कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ इकोनॉमी। राइट, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से डिनोट होगा। और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन होगा उसकी डिमांड बाहर के लोग कितना कर रहे हैं। और इम्पोर्ट्स का मतलब कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, वो बाहर के फॉरेन गुड्स की कितनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आएगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया। तो अब बेसिक सिंपल मतलब है कि अगर हमें एग्रीगेट डिमांड निकालना है, अगर हमें एग्रीगेट डिमांड निकालना है तो एग्रीगेट डिमांड में चार चीज़ों का टोटल करेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन माइनस प्लस एक्स माइनस एम। इससे आपके पास टोटल एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स माइनस एम। ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोलता है कि हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड तो करना नहीं है। ठीक है, चार चार सेक्टर्स के बारे में कौन ही पढ़ेगा यार, है ना। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड रखने के लिए, सिलेबस को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हमें बस दो सेक्टर की ही बात करनी है, जो कि है हाउस होल्ड और फर्म्स। ठीक है, तो हमें सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टू सेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग। ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। सी यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर, और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फर्म्स करते हैं। तो हमें टू सेक्टर मॉडल में बस इतना ही पढ़ना है कि ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि आपको कंपोनेंट्स बताने हैं तो आप ये चारों कंपोनेंट्स लिख देना। बाकी हमारे जो तीनों चैप्टर्स हैं एडीएस के, वो बस इसी दो सेक्टर के बेसिस पे होंगे, सी प्लस आई के बेसिस पे। ठीक है, सिंपल। चलो, अब चलते हैं आगे। देखो ये लिखा ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। राइट, इसका बनाएंगे हम एक ग्राफ और शेड्यूल, इम्पॉर्टेंट। चलिए बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इनकम, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से। इसके बाद हम लेंगे कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी, देन इन्वेस्टमेंट डिनोटेड बाय आई, और फिर निकलेगा एडी, दैट इज सी प्लस आई। राइट, अभी इनकम कैसे कैसे है,
मान लो पहले इनकम है 0, फिर 100, देन 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है। कंजम्पशन पहले लेवल पे है 40, उसके बाद हम 80 80 से इसको इंक्रीज करेंगे। तो 40 प्लस 80 इज 120, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 80 280, इसके बाद 360 एंड 440। ठीक है। इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं हर एक लेवल पे 20, राइट। और एडी आएगा दोनों का सम करके, तो 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, देन 220, 300, 380 एंड 460। ठीक है। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखो, हमें पता है कि इनकम और कंजम्पशन में देगा डायरेक्ट रिलेशन, मैंने आपको भी पीछे बताया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब इनकम जीरो थी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे है। मतलब क्या बोल दिया मैंने ये, कि जब इनकम जीरो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन हमें दिख रही है 40 की। तो ये हुआ कैसे? देखो सिंपल बात है, अगर इनकम नहीं भी है तब भी कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे सर्वाइवल के लिए, कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करेंगे ही, चाहे इनकम जीरो हो। पिछली सेविंग्स को यूज करके खर्चा होगा, राइट। तो अगर इनकम जीरो है और कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन हमें दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 40 को ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, जिसे हम सी बार से डिनोट करते हैं, सी बार से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमने हर लेवल पे कांस्टेंट लिया है और एडी निकाला है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, इसमें आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है। एक्स एक्सिस पे लेंगे इनकम, और यहाँ पे हम बनाएंगे एडी। ठीक है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट तो जो हमने कांस्टेंट लिया है, हर लेवल पे 20 लिया है, तो इन्वेस्टमेंट का कर्व तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कंजम्पशन का कर्व स्टार्ट होगा यहां से, सी, और एडी आएगा यहाँ पे, एडी। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा, और इतना होगा सी बार। देखो, ये हमने इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनाया है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया है, क्योंकि हर लेवल पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, 20 का ही है। ठीक है। कंजम्पशन का कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन हमें 40 की दिख रही है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये किससे हम डिनोट कर रहे हैं? सी बार से, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे 40 है, राइट। और एडी का कर्व और ऊपर से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एडी कितना है? 60 का है। तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा एडी, राइट। और ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, एडी और सी कर्व अपवर्ड क्यों बना है? क्योंकि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग बना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैरेलल बना है क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज द कर्व, ये हो गया। अब देखो, इसमें चलते हैं आगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले सबसे पहले लिखा है इसमें एडी इज सी प्लस आई, आपको पता है। दूसरा, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। ठीक है, ये जो हमने बनाया इतना, ये जो डिफरेंस है, देखो, जब इनकम जीरो है कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन है, क्योंकि हमें, चाहे इनकम जीरो हो, कुछ कमा नहीं रहे, बट खर्चा तो होगा, खर्चा तो होगा। अब चाहे आप वो पिछली अपनी सेविंग से करो, तो इतने खर्चे को हम बोलते हैं, जो 40 का कंजम्पशन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार से डिनोट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्स इवन इफ इनकम इज जीरो। ठीक है, कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन हम करते ही करते हैं सर्वाइवल के लिए, चाहे इनकम जीरो क्यों ना हो, जिसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है। ओके, और डिनोट हम इसे करते हैं सी बार से, सी बार, स्मॉल सी बार, राइट। हो गया। इसके बाद स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व का मतलब, कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड्स, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग बनाए, राइट। ओके। इसके बाद इसमें लिखा है, हाउएवर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम।
इस पॉइंट को भी छोड़ दो, आगे समझेंगे। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। अब देखो, हमने हर एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट लिया है 20 का। ये क्यों लिया है? क्योंकि हम सिंपल रखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट। और ये जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना, इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट जब हर एक लेवल पे कांस्टेंट होती है, हर लेवल पे जब कांस्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट, तो उसे ऑटोनॉमस बोलते हैं। राइट। तो यहाँ पे यही है कि सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, कांस्टेंट है, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। राइट। ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एडी का और सी प्लस आई कर्व का, मैंने आपको बताया कि ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि एडी का जो कर्व है ओरिजिन से ना स्टार्ट होके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो अबव ओरिजिन स्टार्ट होगा। ठीक है। और एडी कर्व की स्लोप क्या होगी? अगेन अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है विद इनकम। इनकम बढ़ेगी तो एडी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया। राइट। तो इस तरह से ये सी प्लस आई का कर्व आपको बना के दिखाना होता है पेपर में। आपको पता होना चाहिए कि एडी का कर्व किस तरह से है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। राइट, सिंपल। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, अगेन सिंपल। सप्लाई का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? देखो, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि जितने ही प्रोड्यूसर हैं वो कितने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, विलिंग हैं, उसे हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम के इक्वल रखते हैं। मतलब क्या है कि व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म्स इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सिंपल बात है, देखो जितने प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे मार्केट में गुड्स और सर्विसेज, उतने की ही इनकम जनरेट होगी। ठीक है, कि अगर मैं मार्केट में 100 करोड़ के गुड्स सप्लाई करती हूँ तो मेरी इनकम भी 100 करोड़ की होगी। राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम इक्वल होते हैं। या फिर हमें पता है कि वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जब हम सम करते हैं सभी फैक्टर इनकम का, तो हमें नेशनल इनकम मिलती है। मतलब क्या है कि जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो सेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, उतने की ही इनकम जनरेट होती है। ठीक है, या जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उतने का ही इनकम हमें मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात है। ठीक है, तो ए एस इक्वल टू वाई, ए एस इक्वल्स टू वाई। ठीक है। अब हमें पता है कि यार देखो सिंपल है, हमें पता है कि ए एस इक्वल टू वाई हो गया एक तो। और हमें ये भी पता है कि जितनी भी इनकम होगी उसमें से हम दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो यार कंजम्पशन करेंगे या फिर हम सेव करेंगे। ठीक है, तो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, या फिर सी प्लस एस। तो मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से एडी के दो कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आई, इसी तरह से एएस के भी दो कंपोनेंट्स हैं सी प्लस एस। ठीक है, जितनी भी टोटल इनकम है, मान लो 100 की इनकम है, 100 की इनकम है। अब इसमें से सपोज 80 का तो खर्चा कर दिया कंजम्पशन, तो बाकी 20 सेव होंगे। ठीक है, तो इनकम इक्वल टू सी प्लस एस। ओके, सिंपल चीज। राइट। अच्छा, इसके बाद इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो वो बना लेते हैं फटाफट से। देखो इसी टेबल में देख लेते हैं। हमें पता है हमने इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, 100 के गैप से इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक। कंजम्पशन हमने लिया था पहले वाले ही 40, फिर 80 के गैप से आपको इंक्रीज करनी है कंजम्पशन। ओके। अब आगे कैसे होगा ये, इसका हम बनाते हैं ग्राफ। देखो, सबसे पहले बनेगा यहाँ पे इनकम, फिर कंजम्पशन, सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई। इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन सबसे पहले लेवल पे 40 ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फिर 120, 200, 280, 360 एंड 440। सेविंग्स कैसे आएगी?
सेविंग्स कैसे आता है? सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट है y माइनस सी इज सेविंग्स। ठीक है, कि अगर इनकम 0 की है, हमने कंजम्पशन 40 का करा है, तो मतलब हमने -40 की हमारी सेविंग्स, हमने पिछली सेविंग्स में से ही कंजम्पशन किया होगा। ठीक है, इनकम 100 की है, कंजम्पशन 120 का है, तो -20 का सेविंग्स। इनकम भी 200, कंजम्पशन भी 200, तो मतलब हम सेव तो कुछ नहीं कर रहे, 0 की सेविंग्स हुई। ठीक है, कि इनकम भी 200 की है और हमने खर्चा भी 200 का कर दिया, तो सेविंग्स 0 होंगी। इनकम 300, कंजम्पशन 280, यानी कि 20 की सेविंग्स, इसके बाद 40 और 60। ठीक है, के बाद आपको ए एस निकालना है, जो कि आएगा C+S। तो 40 - 40 इज 0, 120 - 20 इज 100, देन 200, 280 + 20 इज 300, फिर उसके बाद 400 और ये 500। अब यहीं से चेक कर लो कि ए एस और इनकम इक्वल आए, और वही तो हमने ऊपर लिखा था कि ए एस और इनकम इक्वल होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था कि ए एस और इनकम इक्वल होते हैं। देखो, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम आर ऑलवेज इक्वल, तो सेम ही आएगा। ठीक है, ओके। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, देखो, हमें पता है कि दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो आपने एक्स एक्सिस पे तो इनकम ली है, वाई एक्सिस पे आपने कंजम्पशन और सेविंग्स ली हैं। एग्रीगेट सप्लाई शो करना है, तो इसका जो कर्व है, जो लाइन है, वो ओरिजिन से पास होगी, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, और 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ए एस कर्व या फिर इनकम कर्व। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल क्यों बना है? क्योंकि देखो यहाँ पे जितना गैप है, कि यहाँ पे 100 का सप्लाई, 100 की इनकम, इधर भी 200, यहाँ भी 200, ये 300, ये भी 300, मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, 45 डिग्री की लाइन है, ये दोनों साइड सेम ही तो एरिया छोड़ रही है ना, पूरे एरिया को ये बीच में से कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री की लाइन है। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एट 45 डिग्री लाइन इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेट सप्लाई हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो दिस लाइन इज ड्रॉन बाय टेकिंग द सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सिस। राइट, सिग्निफिकेंस क्या है इस 45 डिग्री लाइन का? कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग कंजम्पशन एंड सेविंग शेड्यूल, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन विच विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिससे कि हम y = C+S का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। ठीक है, और हर एक पॉइंट पे जो 45 डिग्री की ये लाइन है, हर एक पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लो आप 45 डिग्री लाइन पे, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है। राइट, तो ये जो 45 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री एंगल को दो एक्सिस में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इक्वल। ठीक है, सिंपल, ओके। ये हो गया, तो एग्रीगेट सप्लाई हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया। राइट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है? देखो, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, इकोनॉमिक्स में फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C = फंक्शनल रिलेशनशिप विद वाई। ठीक है, C = फंक्शनल रिलेशन विद इनकम। ओके, चलो एक बार बुक से पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो, कंजम्पशन फंक्शन में लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड national income. So consumption function represents the willingness of households to purchase goods and services at a given level of income during a given time period. Okay, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो, सेम टेबल चल रही है, पूरे ही चैप्टर में सेम टेबल चलेगी। इनकम और कंजम्पशन के बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, तो शेड्यूल में भी हम यही दो चीज़ें ले रहे हैं, एक तो इनकम, दूसरा कंजम्पशन। कैसे बनेगा? प्लॉट करेंगे, तो जो इनकम है वो तो 45 डिग्री की लाइन बनेगी।
ठीक है, और कंजम्पशन अबव ओरिजिन स्टार्ट होगा, तो ये बन गया कंजम्पशन। ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट क्या है कि जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, जिस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। देखो, इसको बना देते हैं फटाफट से। ये है इनकम, ये है कंजम्पशन। 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। इसके बाद इसमें हम लेते हैं 40, 120, 200, 280, 360, 440। ओके, इसका ग्राफ बनेगा। तो ये तो हो गया इनकम, 45 डिग्री लाइन, और ये हो गया कंजम्पशन। ठीक है, और इतना जो एरिया है ये है सी बार यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे वाई और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? बीईपी का मतलब होता है जिस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम सेम है, या फिर हम बोल सकते हैं सेविंग्स जीरो है। सिंपल बात है कि अगर 100 की इनकम है, आपने 100 का ही खर्चा कर दिया, तो सेविंग्स जीरो होंगी। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सी इक्वल टू वाई। राइट। अब ब्रेक इवन से जो पहले का एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये होता है हमारा डिस सेविंग्स का। ठीक है, जहाँ पे सी इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये वाला एरिया देखो, ये सी कर्व है। ठीक है, ये सी कर्व है, वो ऊपर है, इनकम कर्व नीचे है। मतलब इस एरिया में सी ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, तो जब सी ग्रेटर देन वाई होता है तो डिस सेविंग्स होती हैं। डिस सेविंग्स का मतलब कि हम पिछली सेविंग्स को यूज करके खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो 200 है, ये तो ब्रेक इवन हो गया, बीईपी। इससे पहले देखो तो सी ग्रेटर देन वाई दिख रहा है, तो यहाँ पे डिस सेविंग्स होंगी। एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन है उसको कवर अप करने के लिए हम पिछली सेविंग्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव सेविंग्स। और ब्रेक इवन के बाद अगर हम देखें, जहाँ पे इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कर्व है, तो ये जो एरिया है, ये है मतलब सी लेस देन वाई सेविंग्स। सो व्हेन सी इज लेस देन वाई, सेविंग्स होंगी। ठीक है, जब इनकम 300 का है, कंजम्पशन 280 का है, तो 20 की सेविंग्स। तो सिंपल पॉइंट क्या निकला कि ब्रेक इवन से पहले सेविंग्स होती हैं, ब्रेक इवन के बाद सेविंग्स होती हैं। ओके, ठीक है। अब देखो उसमें लिखा हुआ क्या क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है वो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। स्लोप क्या होगी? स्लोप पॉजिटिव होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, जब इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है, यानी कि बिफोर ब्रेक इवन, बिफोर बीईपी। तो उस केस में गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, यानी कि पिछली सेविंग्स को यूज करके हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ओके, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? जहाँ पे सी इक्वल टू वाई होगा, और इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, यानी व्हेन वाई इज ग्रेटर देन सी, तो उस केस में सेविंग्स होंगी, यानी कि आफ्टर ब्रेक इवन, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे कि डू नॉट कंफ्यूज कंजम्पशन विद कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन अलग चीज है, कंजम्पशन फंक्शन अलग चीज है। कंजम्पशन का मतलब क्या है कि आप अपनी इनकम में से कितना खर्चा कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज पे, दैट इज कंजम्पशन। और कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है? एक शेड्यूल या एक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, तो कंजम्पशन का मतलब अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कंजम्पशन फंक्शन का मतलब एक शेड्यूल जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अलग अलग इनकम लेवल के संग शो करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, या जो हमने कंजम्पशन फंक्शन समझा, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब है एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एपीसी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एमपीसी। एक एक करके दोनों समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एपीसी का जो फॉर्मूला है ना, एपीसी यानी कि सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई मतलब कि मान लो इनकम 100 रुपीज की है और कंजम्पशन हमारा सपोज 80 रुपीज का है। तो एक लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना खर्चा कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एपीसी। ठीक है, आपने इनकम में से कितना खर्चा किया उसको हम बोलेंगे एपीसी। ठीक है, तो एपीसी कैसे आएगा? 80/100 यानी कि 0.8। 0.8 का एपीसी मतलब हमने इनकम में से 80% का खर्चा किया है। सिंपल बात। ठीक है, और एमपीसी का मतलब क्या है? एमपीसी होता है इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि मान लो इनकम मेरी पहले थी 100 की और इंक्रीज होकर इनकम हो गई सपोज 150। ठीक है, कंजम्पशन पहले था 50 का और इंक्रीज हुआ क्योंकि इनकम बढ़ी है, तो कंजम्पशन इंक्रीज होके हो गया 100 का। ठीक है, 100 का, या 100 छोड़ो, हम इसको चेंज करके ले लेते हैं सपोज 80। ठीक है, 80 का। तो एमपीसी कैसे आएगा? एमपीसी के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा सी, यानी कि इनकम मेरी 30 से इंक्रीज हुई, 80 - 50, 30 से इनकम सॉरी कंजम्पशन चेंज हुआ है। और डेल्टा वाई आएगा 150 - 100 यानी कि 50। एमपीसी कितना आ जाएगा? एमपीसी आएगा 30/50 यानी कि 3/5 का एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो उसमें से मैंने कितना खर्चा किया। ओके, बुक से एक बार इसे पढ़ते हैं लिखा क्या है। देखो एपीसी में लिखा है इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दैट इज सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई, राइट। तो सी अपॉन वाई का मतलब क्या है कि इनकम में से आपने कितना खर्चा कर दिया, एक लेवल ऑफ इनकम में कितना खर्चा हुआ, दैट इज एपीसी। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ट्रू फॉल्स बनता है, असर्शन रीजन बनता है, आपके न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा। इंपॉर्टेंट। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट होता है एपीसी इज मोर देन वन। क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? द आंसर इज यस, एपीसी एक से ज्यादा हो सकता है अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। ठीक है, देखो 1 से ज्यादा लाने के लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला होता है एपीसी का सी अपॉन वाई। ठीक है, तो अगर हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए तो कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और जो कि पॉसिबल है। ठीक है, जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन पढ़ रहे हैं या जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन था। ठीक है, तो बिफोर ब्रेक इवन कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, यानी कि एपीसी की वैल्यू एक से ज्यादा आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एपीसी क्या 1 के इक्वल हो सकता है? एपीसी 1 के इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा यार? सिंपल है, सी इक्वल टू वाई रखना पड़ेगा, तभी एपीसी 1 के इक्वल आएगा। राइट, और हमें पता है सी इक्वल टू वाई हो सकता है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी इज इक्वल टू 1। राइट, क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ब्रेक इवन के बाद कंजम्पशन लेस देन इनकम होती है जब एपीसी लेस देन 1 हो सकता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी कम होता जाता है। सिंपल पॉइंट है, देखो जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद यार आप अपना कंजम्पशन थोड़ा कम कर देते हो। हम फिर सोचते हैं सेव करने के बारे में। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, चलो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, खर्चा करेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि हमें सेविंग्स भी कर लेनी चाहिए। तो कंजम्पशन का जो इंक्रीज करने का रेट है ना वो कम होता चला जाता है, इसीलिए एपीसी फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। तो लिखा है एपीसी फॉल्स continuously with increase in income because the proportion of income spent on consumption keeps on decreasing, क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं।
फिफ्थ है एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी जीरो नहीं हो सकता। देखो जीरो लाने के लिए क्या करना है, हमें पता है सी इक्वल टू वाई होता है। इसको जीरो रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंजम्पशन को जीरो लेना होता है। बट कंजम्पशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। आपने चेक करा कि जब इनकम जीरो थी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तब भी था, है ना। तो जीरो कंजम्पशन नहीं होता, कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता ही होता है। कभी भी खर्चा हम जीरो कर ही नहीं सकते यार, किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो इसलिए एपीसी की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती। ओके, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ओके, एपीसी कैन बी जीरो ओनली व्हेन कंजम्पशन बिकम्स जीरो। हाउएवर कंजम्पशन इज नेवर जीरो एट एनी लेवल ऑफ इनकम। कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा होता है हर किसी की लाइफ में। ओके, तो जीरो नहीं चाहता, इसलिए एपीसी भी जीरो नहीं होगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या है, रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, कि आपकी अगर इनकम बढ़ी है तो उस इंक्रीज्ड इनकम में से आपने कितना खर्चा बढ़ाया, दैट इज एमपीसी। दैट इज एमपीसी। ठीक है, एपीसी क्या था, कि इनकम में से आपने कितना खर्चा कर दिया। ठीक है, और एमपीसी क्या है, एडिशनल, अगर इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन कितने से बढ़ा, दैट इज एमपीसी। डिफरेंस समझना। ओके, एक और बार रिपीट कर देती हूँ मैं। एपीसी का मतलब कि इनकम है उसमें से आपने कितना खर्चा करा, या एक पॉइंट ऑफ इनकम पे, एक लेवल ऑफ इनकम में से आपने कितना खर्चा कर दिया, दैट इज एपीसी। और एमपीसी क्या है, कि अगर इनकम बढ़ी तो आपने कंजम्पशन कितने से बढ़ाया। ठीक है, दैट इज एमपीसी, एडिशनल। ओके, अच्छा, इसमें सिंपल चीजें, दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन जीरो एंड वन। एमपीसी की वैल्यू जो है वो जीरो से वन के बीच में ही आती है। कैसे, देखो समझते हैं। जो एमपीसी की वैल्यू है ना, वो जीरो टू वन के बीच में ही लाई करती है। ऐसे कैसे, कि मान लो हमें अगर एमपीसी जीरो चाहिए, हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर हमें एमपीसी जीरो चाहिए तो इसका मतलब डेल्टा सी जीरो होना चाहिए। आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी को जीरो लाने के लिए हमें डेल्टा सी को जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा सी जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एस। अब ये क्या बोल दिया मैंने, देखो सपोज हमारी इनकम हंड्रेड से बढ़ी। पहले इनकम हंड्रेड की थी, फिर इनकम चेंज होके टू हंड्रेड हो गई। ओके, पहले कंजम्पशन पचास का था और नया कंजम्पशन भी पचास का ही रहा। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा वाई कितना आएगा, टू हंड्रेड माइनस हंड्रेड, दैट इज हंड्रेड, डेल्टा वाई। और डेल्टा सी कितना आएगा, पचास का कंजम्पशन, पचास का कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन में तो कोई चेंज आया ही नहीं, कंजम्पशन तो जीरो है, डेल्टा सी जीरो। तो इसका मतलब क्या है, कि हमारी इनकम तो सौ से बढ़ी लेकिन कंजम्पशन में हमने कोई चेंज लेके ही नहीं आए, तो एमपीसी तो जीरो आएगा ना, सिंपल बात है। इनकम बढ़ी लेकिन कंजम्पशन में कुछ चेंज ही नहीं आया, तो एमपीसी जीरो होगा कब, व्हेन डेल्टा सी इज जीरो। व्हेन डेल्टा सी इज जीरो, इसका मतलब क्या है, कि जितनी भी इनकम में चेंज आया, ये जो हंड्रेड का चेंज आया ना इनकम में, ये सारा का सारा हम सेव करेंगे डेल्टा एस। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है एमपीसी अगर हमें वन लाना है। एमपीसी वन कब आएगा, जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई इक्वल होंगे। ठीक है, एमपीसी वन आ जाएगा। इसका मतलब सपोज इनकम पहले हंड्रेड थी, कंजम्पशन पचास था, इनकम बढ़ी और इनकम बढ़कर हो गई टू हंड्रेड। ठीक है, और कंजम्पशन बढ़कर हो गया वन फिफ्टी। ओके, वन फिफ्टी, इसका मतलब डेल्टा वाई आएगा हंड्रेड का, डेल्टा सी आएगा वन फिफ्टी माइनस फिफ्टी, हंड्रेड, दोनों सेम है। एमपीसी कैसे आता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि सौ अपॉन सौ इज वन। तो सिंपल पॉइंट हो गया कि एमपीसी वन कब होगा, जब डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई होगा। मतलब जितनी भी इनकम बढ़ी वो सारी की सारी हमने खर्चा करने में यूज कर दी। ओके, तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करी, एमपीसी जीरो है और एमपीसी वन। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें भी कि इफ द एंटायर इनकम, एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो डेल्टा एस जीरो होगा, एमपीसी वन आएगा। और अगर सारी की सारी एडिशनल इनकम हम सेव कर रहे हैं
तो डेल्टा सी तो जीरो होगा और एमपीसी भी जीरो हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में ही लाई करती है। ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। सिंपल बात है कि अगर कोई पुअर पर्सन है, ठीक है, उसकी अगर इनकम हल्की सी भी बढ़ेगी तो वो फटाफट से खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करनी होती हैं। ठीक है, तो अगर एक पुअर पर्सन की इनकम हल्की सी बढ़ती है तो वो कंजम्पशन में एक बड़ा चेंज लेके आते हैं। इसीलिए एमपीसी जो है वो पुअर का वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक रिच पर्सन है, एक वेल्दी पर्सन है, उसकी इनकम अगर इंक्रीज होती भी है ना, तो वो उतना कोई कंजम्पशन में चेंज लेके नहीं आते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं, है ना। तो इसलिए एक पुअर पर्सन का एमपीसी हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ रिच पर्सन, राइट। तो पुअर पीपल स्पेंड ग्रेटर परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स जो है वो अनसेटिस्फाइड हैं, इसीलिए। ओके। इसके बाद अगर हम देखें, इसमें एक और लाइन लिखी है, एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश एटसेट्रा इज मोर देन एमपीसी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो एमपीसी है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई होती हैं एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। ओके। इसके बाद लास्ट है एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे एपीसी में पढ़ा वैसे एमपीसी में है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो एमपीसी कम होता जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लोग सेविंग्स शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन कम होता जाता है और एमपीसी और एपीसी भी कम होते जाते हैं। ठीक है, डन। ओके। अच्छा, इसके बाद आपको एक डिफरेंस गिवन है एपीसी और एमपीसी का। सबसे पहले तो मीनिंग ही लिखा है, एमपीसी और एपीसी का मीनिंग है। ठीक है, एपीसी की वैल्यू मोर देन वन हो सकती है क्या? हमने पढ़ा था बिल्कुल हो सकती है, जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। ठीक है, बट एमपीसी की वैल्यू मोर देन वन नहीं हो सकती है, क्योंकि डेल्टा सी कैनॉट बी मोर देन डेल्टा सी, डेल्टा वाई से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इनकम आपकी 100 से बढ़ी है तो आप कंजम्पशन ज्यादा से नहीं बढ़ा सकते यार। ओके। रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स बट एट अ रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी। और एमपीसी में क्या है, जब इनकम बढ़ती है तो एमपीसी भी फॉल करता है और एक ग्रेटर रेट पे एज कंपेयर टू एपीसी। और नीचे उन दोनों का फॉर्मूला खत्म। ओके, ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन के दोनों पार्ट्स, एपीसी और एमपीसी, राइट। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन या फिर हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी तक तो सिर्फ कंजम्पशन की बात करी, अब हम बात करेंगे सेविंग की। देखो, जिस तरह से फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। ठीक है, सेविंग्स और इनकम के बीच का रिलेशनशिप, मतलब इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स। 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन वही ले लेते हैं पहले की तरह, 40, 120, 200, 280, 360, 440। सेविंग्स कैसे आएंगी? सेविंग्स आएंगी इनकम माइनस कंजम्पशन। ओके, पहले पे -40, फिर -20, 0, 20, 40 एंड 60। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सेविंग्स और इनकम के रिलेशनशिप को हम बोलेंगे सेविंग फंक्शन, कि एक एक लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना सेव कर रहे हो। ओके, देखो इसमें हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये रहा इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। ओके, सबसे पहले इनकम, इनकम यहाँ पे दिखेगा एक्स एक्सिस पे, सेविंग्स वाई एक्सिस पे। अब हमें पता है कि सेविंग्स तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा सेविंग्स, और इस तरह से ये सेविंग्स बनेगा हमारा ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सेविंग्स भी बढ़ रही है, तो अपवर्ड स्लोपिंग है, बट नेगेटिव एक्सिस से शुरू हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, -c बार डिस सेविंग्स। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इनकम और सेविंग्स इक्वल है, इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने आपको पीछे ही बताया, एक पॉइंट जिसपे c इक्वल टू वाई होगा या s इक्वल टू 0 होगा, इसे हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ठीक है जी, डन। ओके, तो सेविंग का जो कर्व है वो
नेगेटिव एक्सेस से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस सेविंग्स या फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। ओके, इसके बाद इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव सेविंग्स है, ठीक है। तो जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। स्लोप क्या है? जो सेविंग कर्व है उसकी एक पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सेविंग कर्व जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इनकम को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे सेविंग्स जीरो है, कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। और पॉजिटिव सेविंग मतलब ब्रेक इवन के बाद जब सी लेस देन वाई होगा तो सेविंग्स पॉजिटिव होंगी, उस केस में हम सेव करेंगे। ठीक है, कि अगर इनकम 100 का है, कंजम्पशन 80 का है, तो सेविंग्स होंगी 20 की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टेबल बनी है, इसी टेबल में लिख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे सेविंग्स जीरो है, ये तो बीपी हो गया। ब्रेक इवन से पहले सेविंग्स हमारी नेगेटिव में है, यानी कि डिस सेविंग्स। ठीक है, और ब्रेक इवन के बाद सेविंग्स पॉजिटिव है। ओके, सिंपल। ठीक है, इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव के टाइप्स पे। प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें दो पार्ट्स, जैसे कि हमारे पास एपीसी और एमपीसी थे, इसी तरह से प्रोपेंसिटी टू सेव में भी दो पार्ट्स हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, एपीएस एमपीएस। एपीएस का मतलब इनकम में से कितना सेव किया, इनकम में से कितना सेव किया, एपीएस। एपीएस यानी कि एस अपॉन वाई। ओके, और एमपीएस का मतलब इनकम इंक्रीज हुई तो सेविंग्स में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया। ठीक है, तो एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ओके, तो एपीएस का मतलब इनकम में से कितना सेव किया, एमपीएस का मतलब कि अगर इनकम में चेंज आया तो सेविंग्स में कितना चेंज आया, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। राइट। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले एपीएस लिखा है, एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले, एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस एक से ज्यादा नहीं हो सकता। देखो, एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। ठीक है, अगर हमें इसकी वैल्यू को वन लाना है, तो वन लाने के लिए क्या करना होगा? वन लाने के लिए सिंपल पॉइंट है, एस इक्वल टू वाई होना चाहिए, तभी तो एपीएस वन आएगा। लेकिन अब खुद सोचो कि इनकम 100 की है और हम सेविंग्स भी 100 की कर लें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हम करेंगे ही ना। सारा का सारा हम सेव नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा। तो इनकम सेविंग के इक्वल नहीं आ सकता कि आपने कमाया और वो सारा का सारा सेव कर लिया, नहीं, कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे ना। तो इसलिए एपीएस की वैल्यू वन नहीं हो सकती, और वन से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि वन से ज़्यादा लाने के लिए आपको सेविंग्स ज़्यादा लानी होगी। वन से ज़्यादा के लिए आपको सेविंग ग्रेटर देन वाई चाहिए होगा। पॉसिबल ही नहीं है यार, इनकम ही 100 की है, आप सेव 500 कैसे कर लोगे? ठीक है, तो सेविंग्स इनकम से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, जनरल। ठीक है, तो इसलिए सेविंग्स जो है वो ना तो इक्वल हो सकती हैं वन के, ना ही एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो हो सकता है। खुद सोचो, एपीएस जीरो कब होगा? जब सेविंग्स जीरो होंगी तो एपीएस जीरो आएगा, और सेविंग्स जीरो होती हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस कैन बी इक्वल टू जीरो। ओके, तीसरा पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव या फिर लेस देन वन। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें पता है कि ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन से पहले, यानी कि ब्रेक इवन से पहले अगर हम देखें तो कहाँ गया हमारा
कॉन्सेप्ट। देखो ब्रेक इवन से पहले ये ब्रेक इवन था, ब्रेक इवन से पहले हमारी सेविंग्स नेगेटिव में थी, सेविंग्स नेगेटिव में है तो एपीसी भी नेगेटिव में आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कब? ब्रेक इवन से पहले। ठीक है, ब्रेक इवन से पहले। और फोर्थ पॉइंट है एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब इनकम बढ़ेगी तो एपीएस भी बढ़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ रही है तो आप एक समय के बाद सेविंग्स करना इंक्रीज करोगे ना, तो सेविंग्स बढ़ेंगी, एपीएस भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। तो ये पॉइंट्स आपको समझ के लिखने होते हैं, इनको आप याद नहीं कर सकते। आपको अगर समझ में आ गया ना क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप पता चल जाएगा आपको कि वैल्यू इतनी हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एमपीएस में क्या बताया मैंने आपको? एमपीएस में है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। मतलब इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग्स में कितना चेंज आया। ओके, इसमें क्या है? इसमें भी हमारे पास पॉइंट है कि एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। मैंने आपको बताया था कि एमपीसी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होती है, एमपीएस की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, मतलब एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है। अब देखो, एमपीएस अगर मुझे 0 चाहिए, एमपीएस अगर 0 चाहिए, तो हमें न्यूमरेटर यानी कि डेल्टा एस 0 चाहिए होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम तो चेंज हुई लेकिन सेविंग्स में कुछ चेंज ही नहीं आया, तो एमपीएस 0 होगा। ठीक है, तो इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, तो डेल्टा सी 0 होगा और एमपीएस 1 होगा। और अगर एडिशनल इनकम हम सारा का सारा कंज्यूम कर लें तो डेल्टा एस 0, एमपीएस 0। वैल्यू लेके समझ लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, मान लो इनकम पहले 100 की थी और हमारी सेविंग्स 50 की थी। ठीक है, इनकम बढ़कर हो गई 300। ओके, और सेविंग्स हमारी 50 ही रही। मतलब क्या है कि डेल्टा वाई तो 200 आया। ओके, और डेल्टा एस हमारा 0 आया क्योंकि सेविंग्स में कुछ चेंज ही नहीं आया। तो उस केस में एमपीएस कितना आएगा? 0/200, दैट इज 0। मतलब इनकम में चेंज आया बट सेविंग्स में कोई चेंज ही नहीं आया। तो सिंपल चीज़ है, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी हो रहा होगा, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी हो रहा होगा। राइट। दूसरा केस लेते हैं कि व्हेन इनकम इज 100, सेविंग्स हमारी 50 की है। मैंने इनकम बढ़ा के कर दी 300 और सेविंग्स मैंने बढ़ा दी सपोज 250। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करो, डेल्टा वाई होगा 200, डेल्टा एस होगा 200। तो एमपीएस की वैल्यू तो कितनी आएगी? 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि इनकम में मेरा 200 का चेंज आया, मेरी इनकम 200 से बढ़ी, मैंने सेविंग्स भी 200 से बढ़ा दी, तो एमपीएस 1 हो गया ना। ठीक है, डेल्टा सी कितना हुआ? 0। ठीक है, हो गया। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एमपीसी हो या चाहे एमपीएस हो, दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, ओके, ये हो गया। इतना डन, हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिया यार। एडी पढ़ा, एएस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी एपीसी पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन में भी एमपीएस और एपीएस पढ़ लिया। ठीक है, एक बारी फॉर्मूले लिख देते हैं क्या क्या पढ़ा है। देखो, एपीसी का था C/Y। ठीक है, एमपीसी था डेल्टा C/डेल्टा Y। एपीएस है S/Y। एमपीएस है डेल्टा S/डेल्टा Y। ठीक है, अब टॉपिक आता है नेक्स्ट, रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना पेपर में आ रखा है, 3 नंबर में आया है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3 मार्क्स में इसका डेरिवेशन आया है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि एपीसी और एपीएस का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एपीसी और एपीएस का सम इक्वल टू 1 होता है। ऐसा कैसे होता है वो हमें डिराइव करके समझना है। तो देखो, हमें पता है y = C+S। y = C+S क्या है यार? फिर से याद दिला देती हूँ मैं आपको। देखो, हमने सप्लाई पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हमने y के इक्वल रखा था, और जो टोटल इनकम होती है वो या तो हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम सेव करेंगे। तो इसलिए y = C+S होगा। y = C+S होगा। अब आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय y। हम दोनों साइड्स को y से डिवाइड करेंगे, मतलब y/y = C/y प्लस S/y। ये बन जाएगा 1 = C/y का मतलब
एपीसी, एस अपॉन वाई का मतलब एपीएस। तो डिराइव हो गया, डिराइव हो गया। और लास्ट में एक लाइन हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। सीधी सीधी बात है, अगर इनकम 10 रुपए की है, ये इनकम है, ठीक है, आपने इसमें से खर्चा कर दिया 7 रुपए का, तो बाकी के 3 रुपए हम करेंगे सेव। एपीसी का मतलब क्या होता है कि हमने इनकम में से कितना खर्चा करा। एपीएस का मतलब क्या होता है, हमने इनकम में से कितना सेव करा। तो दोनों का सम कर देंगे तो क्या मेरे पास 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एपीसी और एपीएस का सम 1 के इक्वल होता है, क्योंकि आप टोटल इनकम को या तो खर्चा करोगे या फिर सेव करोगे। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है। ओके, इसी तरह से आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एमपीसी और एमपीएस का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे? अब देखो, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। जिस तरह से y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, इसी तरह से डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होगा। मतलब इनकम में जितना चेंज आया, उस चेंज इनकम को या तो हम खर्चा करने में यूज करेंगे या फिर हम सेव करने में यूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई। मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये बन जाएगा 1 इक्वल टू, अब आपको पता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला है एमपीएस का। ठीक है, ओके। सो इसमें आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, इंक्रीज्ड इनकम इज ईदर used for consumption और सेविंग्स। ठीक है, इनकम में जितना चेंज आया है, या तो आप उसको कंजम्पशन करने में यूज करोगे या फिर आप उसको सेव करने में यूज करोगे। इसीलिए दो रिलेशन निकल के आए, एक तो एपीसी और एपीएस का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एपीसी और एपीएस का सम 1, और दूसरा एमपीसी और एमपीएस का सम 1। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प आएंगी चीजें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट। देखो, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स वो भी दो टाइप की हैं। एक तो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड, दूसरा ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर इनकम कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो हम इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करने का सोचेंगे। ठीक है, ये टाइप के जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये प्राइवेट सेक्टर करता है। प्राइवेट सेक्टर या फिर हाउस होल्ड्स, फर्म्स। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव। ओके, प्रॉफिट मोटिव। और इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये आपने इनकम लिया और वाई एक्सिस पे आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो इसका जो ग्राफ है, मतलब सपोज इनकम पहले इतनी थी, इन्वेस्टमेंट ये। ठीक है, इनकम बढ़ गई तो हम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देंगे। अपवर्ड स्लोपिंग हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है इन केस ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस है मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम कितनी है, और इन्वेस्टमेंट इसमें कांस्टेंट रहती है। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में जो टेबल बनाई, जो शेड्यूल बनाया, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखा था। और मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखा है, उसे हम ऑटोनॉमस बोल रहे हैं। वो रखा क्यों था, क्योंकि जनरली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट करती है। मतलब गवर्नमेंट की इनकम बढ़े कम हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टारगेट होता है कि इतना इन्वेस्टमेंट तो करना है, तो वो कांस्टेंट ही रखते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कांस्टेंट होता है, चेंज ही नहीं होती। ठीक है, सो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में लिखा है, इट रेफर्स टू
इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। इनकम लेवल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इनकम इलास्टिक है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इनकम कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम। डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग। ओके। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये इनकम इनइलास्टिक होता है और इसका कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना है। ठीक है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट करती है सोशल वेलफेयर के लिए। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम इलास्टिक है और ऑटोनॉमस इनकम इन इलास्टिक नहीं, इनकम इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक। मतलब इनकम अगर बढ़ी भी तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, इसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ऑटोनॉमस अपवर्ड स्लोपिंग। सिंपल पॉइंट्स। ओके। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, समझ लेते हैं। देखो दो ही डिटर्मिनेंट्स हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी सेक्टर में, तो आप कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके चलते हो। पहला फैक्टर है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, कि हम कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, ये बाकी चीज़ें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं कहीं से भी लोन लेते हैं या फिर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं, तो उसमें हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो उसमें हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि हमें कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको ये चेक करना है कि आपका जो MEI है दैट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जितना आपको रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से, सपोज वो 15% है और आपने जो लोन लिया है उस पर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो रिटर्न्स शुड बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, तभी बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है। ओके, ये डन। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स एंट एंड एक्सपोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स एंट क्या है, एक्सपोस्ट क्या है? एक्स एंट एंड एक्सपोस्ट, देखो काफी इंपॉर्टेंट। एक्स एंट एक्सपोस्ट दो चीजें हैं, एक तो एक्स एंट, दूसरा एक्सपोस्ट। एक्स एंट का मतलब होता है प्लान्ड, प्लान्ड। ठीक है, और एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एक्चुअल या फिर हम बोल सकते हैं रियलाइज्ड। ठीक है, इस तरह से प्लान्ड बोल दो या फिर आप बोल सकते हो इंटेंडेड। ठीक है, या डिजायर्ड। ओके, तो एक्स एंट का मतलब प्लान्ड, एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल। तो एक्स एंट सेविंग्स का मतलब क्या हुआ? एक्स एंट सेविंग का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच हाउस होल्ड्स प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अलग अलग इनकम लेवल पे हाउस होल्ड्स कितना सेव करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एक्स एंड सेविंग्स। ठीक है। ओके, और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट। अलग अलग इनकम लेवल पे फर्म्स कितना इन्वेस्ट करने का बारे में प्लान कर रही हैं, उसे हम बोलेंगे एक्स एंट इन्वेस्टमेंट। एंट को हम और तरह से बोल सकते हैं इंटेंडेड, प्लान्ड, वॉलेंट्री, डिजायर्ड, एक ही बात है, सिनोनियम से। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल। तो एक्चुअल सेविंग्स मतलब कि लोगों ने एक्चुअल में कितना सेव करा है एक साल में, उसको हम बोलेंगे एक्सपोस्ट सेविंग। ठीक है, फर्म्स ने कितना एक्चुअली इन्वेस्ट करा है उसे हम बोलेंगे एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बस आपको मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना तो इसको ऐसे याद कर लो
कि हमें पता है कि देखो, हमारे पास एक्स एंट में ए आ रहा है, ठीक है। ए आएगा तो हमें प्लैंड लिखना है, पी। और एक्स पोस्ट में पी आ रहा है तो पी के संग ए लिखना है। मतलब पी के संग आपको ए लेके चलना है। ओके। तो एंट है तो प्लैंड, पोस्ट है तो एक्चुअल। ठीक है, सिंपल। ओके। इसके बाद लास्ट टॉपिक इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखो, एम्प्लॉयमेंट तो हमें पता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि लोग कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बोल रहा है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग and able to work at the existing wage rate get work without any undue difficulty। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि एक देश में, एक इकॉनमी में जितने लोग विलिंग हैं और एबल हैं, उन सबको काम मिल रहा है विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, जितना वेज रेट पे वो काम करना चाहते हैं, विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, उन सबको काम मिला हुआ है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। राइट। अब इसमें लिखा है कि जनरली द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एवरीवन गेट्स वर्क। मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही हो गया कि एक देश में सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ही जीरो है। लेकिन नहीं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि देयर कैन बी सम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि एक देश में सभी लोग एम्प्लॉयड हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी कुछ ना कुछ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर 100% एम्प्लॉयमेंट। 100% का मतलब है 100%। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट होगी। नहीं है ऐसा मतलब। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहती है इकॉनमी में। अब वो कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है वो देख लेते हैं। तो देखो, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला तो है फ्रिक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल। सिंपल पॉइंट्स हैं। फ्रिक्शनल का मतलब क्या है? इट एग्जिस्ट, इसको मैं हटा देती हूँ पहले। देखो, इसमें लिखा है फ्रिक्शनल में इट रेफर्स टू टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन अनदर जॉब। मान लो किसी पर्सन ने एक जॉब छोड़ी, ठीक है, एक जॉब लीव कर दी, दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बीच में कुछ ना कुछ टाइम गैप रहेगा, 1 महीने, 2 महीने या 1 वीक। ठीक है, जब तक आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपने एक जॉब छोड़ दी, दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बीच का जो गैप है ना, उस टाइम में जो अनएम्प्लॉयड रहे ना, उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इट अराइजेज ड्यू टू लेबर मार्केट imperfections such as lack of market information about availability of jobs या lack of perfect mobility on the part of वर्कर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल का मतलब क्या है कि एक जॉब छोड़ने से लेके दूसरी जॉब ज्वाइन करने के बीच में जो गैप रहा, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि डिमांड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर की है, बट सप्लाई उस टाइप की वर्कर की नहीं मिल रही। जैसे कि इसमें लिखा है इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। जैसे कि ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन, वर्कर्स डू नॉट पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विल बी अनएम्प्लॉयड until दे डू सम कंप्यूटर कोर्स और ट्रेनिंग। ठीक है, कि हमें सपोज एक कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जिन्हें कंप्यूटर आता हो, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। पर अगर कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो उस केस में वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिसमैच है। ओके। और इन्हीं दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। ठीक है, इसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इनवॉलेंट्री यानी कि it refers to unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work। सिंपल है, वो लोग जो कि willing हैं, able हैं, बट काम नहीं मिल रहा।
इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और एक पॉइंट आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। ठीक है। कि इसमें लिखा है इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मतलब कोई बंदा है वो अपनी इच्छा से ही अनएम्प्लॉयड है, वो विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। राइट। और जब हम देश का अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन चेक करते हैं ना, कि पूरे देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या परसेंटेज है, तो उस केस में हम वॉलेंट्री को इग्नोर करते हैं, वॉलेंट्री को काउंट नहीं करेंगे, इनवॉलेंट्री को काउंट करेंगे। ठीक है, इनवॉलेंट्री को काउंट करेंगे। तो यही लिखा है कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट काउंटेड while estimating the size of unemployment. Only involuntary unemployment is considered. ठीक है, हो गया। तो मैंने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट बताया। फुल एम्प्लॉयमेंट में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गए, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल। उसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यही पूरा चैप्टर है। डिटेल में समझा, कोशिश करिए मैंने कि यार अच्छे समझा पाऊँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एडी पढ़ लिया, एडी के दो कंपोनेंट सी प्लस आई, एस पढ़ा, इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, हमने एपीसी पढ़ा, हमने एमपीसी पढ़ा, एमपीसी। ठीक, हम लोगों ने एपीएस पढ़ा, एमपीएस पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने रिलेशन देखा, एपीएस और एपीसी का जो सम है वो वन होता है, एमपीसी और एमपीएस का सम वन होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद हम लोगों ने देखा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक तो इंड्यूस्ड, दूसरा ऑटोनॉमस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक्स एंड सेविंग्स, एक्स पोस्ट सेविंग्स इसकी बात करी। इसी तरह से एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करी। और लास्ट में हम लोगों ने बात करी फुल एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। ओके, तो पूरा चैप्टर डन है। कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हो। और पूरा चैप्टर यार अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। कोई आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट में लिख देना, कोई आपको नेगेटिव पॉइंट लगा हो तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज डन। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे। तो उसका भी वन शॉट आपके पास जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।